लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चलाने का कोशिश किया गया, वो है संविधान खत्म। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो संविधान खतरा में कहाँ से आ गया? तो हमको लगता है कि बिहार का ये गोल्डन पीरियड, 20% भी बिजली नहीं था बिहार में, और आज बिहार की 100% से बिजली। पलायन की बात आप करें कि पलायन के लिए ये काम आएगा, मतलब जो इंडस्ट्रीज सारा उद्योगपति इस बिहार से किडनैपिंग के डर से भाग गए। ये मेरे आपके चैनल पे बोलने से सिर्फ बात नहीं, सच्चाई है कि नहीं? जब मुख्यमंत्री जी पे आए हैं तो मुख्यमंत्री की तबीयत को लेके बार-बार सवाल उठता है कि भाई उनकी तबीयत खराब है। और देखिए पोस्टर को आप देखेंगे जिस तरह से पोस्टरबाजी सब जगह हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री की तबीयत को लेके, मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेके ये बहुत ही हल्की और मुझे लगता है कि और नहीं बिलो द बेल्ट बात। फिर मुख्यमंत्री के चेहरा को लेके भाजपा की ओर से स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? मतलब ठीक है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा वही होंगे, इस तरह की बात क्यों नहीं आ रही? इसमें बार-बार हम लोग क्या बोले? इससे स्पष्ट चेहरा का मतलब क्या होता है? उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इससे स्पष्ट और क्या होता है? आप सब भी बिहार को जानते हैं। ये असंभव स्टेट था इस बिहार को बदलना। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरह से बिहार जो चुनाव आयोग जो तैयारी कर रहा है, उस पे सवाल उठ रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। जो कार्यालयों में तैयारी है, वो भी शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों में जिस तरह की आगे-पीछे खींचतान, किसी का आना, किसी का जाना, ये चल रहा है, ये भी बता रहा है कि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जब जब परिस्थितियाँ इस तरह की हो चुकी हैं, तो माहौल एक कहा जा सकता है कि बिहार को लेके सभी पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। इस समय हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड जो है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। संजय झा जी लगभग 1 साल पहले जून में 29 जून शायद 29 जून ही था। 29 जून 2024 को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने इस पार्टी के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने लगभग इनके पास सारी ज़िम्मेदारी दे के रखी है कि जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से रिएक्ट करेगा और कैसे काम करना है चुनाव में, ये तैयारी इनके पास है। तो जब हमने 2020 में भी ये देखा था कि जब 2020 का चुनाव था, उस समय इनके पास ये ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन पूरे चुनाव की एक तरह से जो वर्चुअल मीटिंग थी, जो भी सारी चीज़ें होती थी, वर्चुअल सेमिनार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सारा चीज़ यही डील कर रहे थे। तो अब इस बार चुनाव जब शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहला सवाल इन्हीं से पूछेंगे कि अभी क्या लग रहा है इनको, चुनाव कब से होगा? देखिए, चुनाव तो जो समय है उसी पर चुनाव होगा, और आपको पता है कि अ, नवंबर में नॉर्मली समय होता है। तो हमको लगता है चुनाव आयोग जब भी घोषणा करे अक्टूबर के शुरू में, लेकिन चुनाव समय पर ही होगा। डेट तो चुनाव आयोग तय करेगा। और मुझे लगता है कि पिछले 4 चुनाव से मैं देख रहा हूँ, हमेशा चुनाव समय पे ही हुआ, और 5 साल का मैंडेट जनता देती है और 5 साल कार्य करने का मौका देती है। वही है, चुनाव टाइम पे ही होगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार लड़ाई जो है आमने-सामने की, मतलब 2 आमने-सामने वाली स्थिति होगी या बहुत सारे बिखराव वाली स्थिति? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव बाइपोलर चुनाव ही होगा, आमने-सामने का ही चुनाव होगा। कि अब जो वोटर है, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करता है। अब गौर करके देखिएगा, रेयर ही होता है, जो निकलता है वोट देने, या तो पक्ष में जाता है या विपक्ष में जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव जो है, वो आमने-सामने का ही। इसमें कोई तीसरा या चौथा धारा कुछ होगा, हम मुझे नहीं। हाँ, तो मैं बस इस इन चीज़ों को समझना चाह रहा हूँ कि जो जो चुनाव मान लीजिए 2 धड़े होंगे, तो इस बार क्या रहेगा? मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पे चली आई थी, तो परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं। इस बार क्या परिस्थितियाँ लग रही नहीं, हैं? आप क्या सही बोल रहे हैं, हम लोग तीसरे नंबर पे आ गए थे, और थोड़ा अप्रत्याशित था ये बात होना। और ये भी सच्चाई है कि तीसरे नंबर पे आने में वजह भी लोग जानते हैं कि किस वजह से आए। कुछ लोग खड़े हो गए, जिनके साथ हम लोग अलायंस में रहे उस समय, आज भी हैं। तो कुछ वहाँ कन्फ्यूजन वहाँ से भी हुआ, कुछ लोग उसी पार्टी के आकर के टिकट ले लिए वहाँ से। तो ये ओवरऑल कन्फ्यूजन, एक जनता में भी शुरू में कन्फ्यूजन एक रहा, और प्लस हमारे यहाँ टिकट, ये सच्चाई है, टिकट में भी थोड़ा मुझे लगता है कि 2020 में शायद पहली बार शायद मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इतना इंटरेस्ट नहीं ली। मैं अपने जदयू की बात कर रहा हूँ, जेडीयू की बात कर रहा हूँ।
तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं चुनाव में पड़ा। और एक हमको लगता है उसका प्रभाव तो नहीं था, काम तो बहुत हुआ था कि कोविड के बाद पहला इलेक्शन बिहार का। कोविड अनप्रेसिडेंटेड हुआ था, सब लोग जानते हैं। उसके बाद पहला इलेक्शन बिहार का था और एक एक मूड भी एक डिफरेंट टाइप का था। तो उस बैकग्राउंड में हमको लगता है पार्टी के लिए इससे लो फेज नहीं हो सकता है, क्योंकि वोट है, काम है, सब कुछ है। और ये लगे कि माने आप काम किए हैं, किसी दूसरे को भी मिल रहा है, तो कोई रीज़न हो कि आपसे बेटर है या कोई काम किया हुआ, ये सब वजह नहीं थी। तो वो लेकिन 2 जो मेन वजह था कि एक पब्लिक में कन्फ्यूजन, कुछ जगह कुछ लोग जो खड़े हुए, उसका मैसेजिंग गलत था। और दूसरा मुख्यमंत्री जी का टिकट के मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना, उसका असर पड़ा ये सब चीज़। तो क्या इस बार जो कन्फ्यूजन की बात बार-बार आ रही है, इस बार वो कन्फ्यूजन नहीं होगा? मतलब ऐसा लग रहा है कि इस बार कन्फ्यूजन उस तरह की परिस्थितियाँ चुनाव आने तक नहीं हुई, क्योंकि अभी तक तो कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है बार-बार कि 243 पे लड़ेंगे, कभी होता है कि हम नहीं, सब पे लड़ रहे हैं। इस बार कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो अलायंस में हम लोग हैं, आप जानते हैं कि पीछे पूरा एनडीए का हर एक जिला में मीटिंग भी हुआ था और एनडीए में सारा इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ेगी, ऐसा हम लोग देख रहे हैं और इसी तरह से काम हो रहा है। वो स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, और आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ध्यान नहीं दिया था, मतलब ध्यान नहीं दे सके थे या उनके उतना ध्यान पे नहीं था। तो क्या इस बार सीटों का बँटवारा को लेके मुख्यमंत्री सजग हैं, या आप चूँकि पूरी तरह से पार्टी को देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, तो अब पार्टी आपके हाथ में दे रखी है। तो इस बार क्या सीटों का बँटवारा कब तक होगा, या इस बार क्या सजगता रहेगी, क्या रहेगा, क्या प्लान है? पिछली बार बँटवारा में कोई इश्यू नहीं था, लेकिन हमारे पार्टी में जो सीट हमको मिला, उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन हुआ। नॉर्मली मुख्यमंत्री जी सबके सहमति से ही फैसला लेते हैं। वो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टी में फीडबैक होता है पार्टी का, सबसे सहमति लेते हैं, फिर करते हैं। लेकिन वो अपनी नज़र से ज़रूर देखते हैं। पिछली बार उन्होंने ओवरलुक किया था, सब चीज़ों को नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक सीट के बँटवारे की बात है, एक बात मैं बता देता हूँ, लोकसभा का चुनाव, अब किसी को पता भी चला सीट बँटवारा, बँटवारा हो गया, हम लोग चुनाव जीते भी। ऐसे ही विधानसभा में कहीं कोई सीट के बँटवारे में कोई इश्यू नहीं होगा। अभी हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, अभी तो चुनाव समय है, जब समय पे सीट का बँटवारा भी हो जाएगा और हम लोग एक होके चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का जो समय था, उस समय का जो माहौल था, अभी का जो माहौल, बहुत सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने बहुत सारे मुद्दे भी दिए हैं सरकार को, कुछ सरकार ने काम भी किया। माहौल में क्या अंतर लग रहा है, कि मतलब क्या अंतर लग रहा है, या उसी तरह का माहौल है जो अभी भी अभी जो होने वाला है, या उस समय तक यही माहौल रहेगा, क्या लग रहा है? मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर पूछिएगा, तो लोकसभा चुनाव से बेहतर माहौल है। लोकसभा चुनाव में बिहार में तो शायद उतना ये बात नहीं चल पाया। ये लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चलाने का कोशिश किया गया, वो है संविधान खतरे में। अब बताइए मुझे आप, 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो संविधान खतरा में कहाँ से आ गया भाई? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो गए, पंडित नेहरू हुए होंगे, इंदिरा गांधी का भी टेन्योर, लेकिन इस दशक में 75-80 के बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, तो कब खतरा हो गया संविधान को 11 साल, और आगे भी वो प्रधानमंत्री है। ये नैरेटिव कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन वोट में डाला उस चीज़ को। अब लोग समझ गए, लोग अब इतने समझदार हैं, लोग समझ गए कोई संविधान-वंविधान खतरे में नहीं, और सफल रहे कन्फ्यूज करने में वोटर। कुछ स्टेट में, बिहार के भी कुछ सेक्शन में कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में वो चीज़ नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सरकार बनी केंद्र, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार बनने के बाद बहुत दिन के बाद बिहार को एक मौका मिला, जो केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार, जो डबल इंजन कहते हैं। तो उसका एक फायदा ये हुआ, जो आप खुद भी देख रहे होंगे, अभी 2 बजट आया। हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की बात करते रहे हमारी पार्टी, लेकिन अब वो पॉलिसी में नहीं रहा केंद्र। तो हम लोगों का रहा कि भाई पर्पस है बिहार को मदद में, चाहे नाक घुमा के पकड़िए, चाहे नाक सीधा पकड़िए,
पर्पस तो ये था। तो जब हम लोगों ने कहा कि विशेष सहायता बिहार को मिलनी चाहिए, तो आपने 2024 का बजट देखा, 2025 का बजट देखा, दोनों बजट में आप देख रहे होंगे कि बिहार सेंटर स्टेज में था। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का मदद बिहार को मिला है डिफरेंट फील्ड में। जो मिलता है उसके एडिशनल, मैं ये कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी, कांग्रेस के नेता लोग ट्वीट कर रहे थे, तो लगता है ये बिहार का बजट है। अब देखे होंगे बजट के समय। तो हमको लगता है कि बिहार का ये गोल्डन पीरियड, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब आए, तो 20-22% भी बिजली बिहार में कनेक्शन नहीं था। ये पुरानी बात नहीं है, भूलना नहीं चाहिए इस चीज को। ये कोई 100 वर्ष पुराना अंग्रेज राज का हम बात नहीं कर रहे हैं। 20% भी बिजली नहीं था बिहार में, और आज बिहार में 100% बिजली है। तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री वहां जाता है जहां बेसिक चीजें ठीक रहती। यहाँ तो बेसिक ही कुछ नहीं बचा था, वो लोग आज घूम रहे हैं। तो इस चीजों को ठीक, बिहार जैसे स्टेट में जहां ब्यूरोक्रेसी भी बैठ गई थी, उस 15 साल में काम क्या होता वो करना भी भूल गई थी। वहां से बिहार को आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कनेक्टिविटी में हो, पावर सिचुएशन में हो, बिहार पैरेलल है किसी भी स्टेट से। अब ये टाइम आया है बिहार में इन्वेस्टमेंट का, रोजगार का। और मुझे लगता है कि अब सेंटर में भी एक सपोर्ट होने से इसका लाभ बिहार को मिलने वाला है। ये एक बड़ा एडवांटेज बिहार को इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा। एक तो कि विपक्ष का जिस समय बजट हुआ था उस समय था कि सारा जो है बिहार पे फोकस है। लेकिन बिहार में जो बात आती है कि मुख्यमंत्री का घर नालंदा है तो नालंदा पे फोकस है, आपका घर मिथिलांचल है तो मिथिलांचल पे फोकस है। सीमांचल और भोजपुर के लोग ऐसा ऐसा ऐसी बात उठाते रहे हैं और इसके इससे जुड़े हुए कई सवाल हमारे पास भी थे कि आपसे पूछा जाए कि इसकी क्या स्थिति है? मतलब सरकार का ध्यान क्या उधर मगध की ओर थोड़ा-सा है, नालंदा की ओर है और मिथिलांचल की ओर ये जो भोजपुर का बेल्ट है या सीमांचल का बेल्ट है, उसको लेके क्या नीतीश कुमार जी ने पूरे एक भाव से बिहार को बनाया है। बिहार के भी, मिथिलांचल भी बिहार में है, नालंदा भी बिहार में है, अन्य जगह जो कह रहे हैं, वो अगर रोड कनेक्टिविटी की बात होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आज सीमांचल का रोड देखिए या आप मगध और शाहाबाद का रोड देखिए, कि कहीं से कमजोर रोड है। बिजली गया है तो सब जगह गया है। कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है, सब जगह खुला है। आज गया में मुझे लगता है जो हम पीने का पानी गंगा जी का पहुंचा दिए, वो गया में गया है चीज। इरिगेशन सिस्टम अगर बेटर हुआ, मैं था उस डिपार्टमेंट में, तो शाहबाद एरिया में बहुत सारा इरिगेशन सिस्टम बेटर हुआ है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो कोई रीजन फोकस्ड कोई काम नहीं हुआ है बिहार में। जो भी यूनिवर्सल स्कीम लागू हुआ कि सब एरिया को फायदा हो। कनेक्टिविटी, अगर पावर है, हम 100% बिजली कह रहे हैं, तो पूरा बिहार की बात कर रहे हैं, या रोड कह रहे हैं तो पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। आज बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है, टॉप क्लास एयरपोर्ट एक बिहटा में बन रहा है, कहाँ है? अगर अब ये तो हर एक जगह पे, किशनगंज में कॉलेज खुला, एग्रीकल्चर कॉलेज, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया एयरपोर्ट अगस्त में शुरू हो जाए। तो हर एक एरिया में काम हुआ है, कोई एक एरिया में ये करके नहीं हुआ है। और ओवरऑल बिहार की तस्वीर मतलब क्या लग रहा है कि जो बिहार चुनाव होगा उस समय क्या मुद्दा लेके आएँगे? फिर आप आप अगर बता रहे हैं कि सब काम हो ही रहा है, हो गया है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, तो क्या मुद्दा विहीन स्थिति ऐसा ऐसा तो नहीं है क्योंकि विपक्ष चुनाव तो लड़ेगा ही मुद्दे लेकर, तो मुद्दा तो उनके पास है और मुद्दे आपके हिसाब से क्या होंगे? मतलब यदि जो सरकार है, सरकार भी अपने हिसाब से एजेंडा लेके आएगी, मुद्दे लेके आएगी कि हम ये दिखाएँगे या करेंगे। क्या मुद्दा होगा? 2 पार्ट है इसका। ये विकास सतत प्रक्रिया है। कोई ये नहीं कहेगा कि दुनिया में कहीं जाइए कि आपने ये काम कर दिया बस हो गया। ऐसा तो आज तक कहीं हुआ नहीं है। लेकिन हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम अगर कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, तो पब्लिक का ट्रस्ट लेवल उन पर पूरा है। फ़र्क है। अगर वो कुछ, उनका जो कमिटमेंट है, कोई बात कहता है तो लोगों को पता है अगर बोल रहा है, तो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं, वो डिलीवर करके दिखाया है। वो क्यों ट्रस्ट लेवल है? कि 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उनके काम का। आप सब भी बिहार को जानते हैं
ये असंभव स्टेट था इस बिहार को बदलना। कोई कुछ भी कह दे, जब नीतीश कुमार सत्ता सँभाले, तो कृपा करके आपसे भी आग्रह करूँगा, ज़रूर देखिए कि ग्रामीण सड़क कितना किलोमीटर था। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या था? कितनी महिलाएँ मुखिया होती थी? बिजली कितने घर तक पहुँचता था? लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी? पूरा बिहार का दुनिया में क्या इमेज था? पर कैपिटा इनकम जब नीतीश कुमार आए, आज कितना है? आज 66,000 पर कैपिटा इनकम है, पर्सन जो इनकम है और उस समय स साढ़े 7,000 था। बिहार का बजट उस समय कितना था? आज बिहार का बजट कितना है? तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का, जो नीतीश कुमार जी ने इम्पॉसिबल टास्क को पूरा किया है। बहुत चीज़ और होना ज़रूरी है, लेकिन ये सब काम अगर ठीक नहीं करते, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, कनेक्टिविटी ठीक नहीं होता, बिजली नहीं ठीक होता, अगर आपको इरिगेशन और फ्लड का सिचुएशन लार्जली कंट्रोल में नहीं आता, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? आज ये परिस्थिति है कि बिहार रेडी है नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये 15-20 साल में नीतीश कुमार जी जो काम किए, अब टाइम आ गया है बिहार का, जब यहाँ इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, पलायन की बात करते हैं ना, ये 10 साल पहले हम चाहते तो नहीं हो पाता ये चीज़, क्योंकि बेसिक ही हमारा ठीक नहीं था। अब टाइम आ गया है कि अगले 5 साल में जो सबसे बड़ा जो चीज़ बिहार में टर्न होने वाला है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो चेंज बिहार में होने वाला है, वो चेंज होने वाला है कि बिहार में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट और बिहार में आपको इंडस्ट्री और बिहार में आपको सरकारी सेवा में लिमिटेड जॉब है, नौकरी है। तो अल्टीमेटली जॉब जो बिहार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं या उनका जो है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर का आना ज़रूरी है, उसका इन्वेस्टमेंट आना ज़रूरी है और उसके लिए एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर बिहार में तैयार हो। और ये विश्वास मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट 5 साल में बिहार का सबसे बड़ा जो टर्न अराउंड होगा, वो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट। मतलब जो 4 मुद्दे अभी विपक्ष लेके चल रहा है, एक है पलायन, एक है रोजगार, एक है अपराध। मतलब मूल मुद्दा यही है, शिक्षा को लेके भी है थोड़ा-सा, लेकिन पलायन की बात आप करें कि पलायन के लिए ये काम आएगा मतलब जो इंडस्ट्रीज़। ज़रूर पलायन कब हुआ? सारा उद्योगपति इस बिहार से किडनैपिंग के डर से भाग गए। ये मेरे आपके चैनल पे बोलने से सिर्फ बात नहीं है, सच्चाई है कि नहीं? लोगों को पुराना रिकॉर्ड ज़रूर देखना चाहिए। एक उद्योगपति बिहार में नहीं बचा, सारे डॉक्टर यहाँ से भाग गए, डर से। नहीं, डॉक्टर तो अब लौट रहे हैं, डॉक्टर लौटे भी हैं, अब भाग भी नहीं रहे हैं। वो हम लोगों ने देखा भी था, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। तो इंडस्ट्रीज़ को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? मतलब 20 साल तो माहौल बनने में लग गया ये है। माहौल की बात नहीं है। इंडस्ट्री कहीं जाएगा, उसको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हुँ। इंडस्ट्री कहीं जाएगा, उसके यहाँ रॉ मटेरियल के लिए, गाड़ी के लिए रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडस्ट्री कहीं जाएगा, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडस्ट्री कहीं जाएगा, तो उसको मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें रातों-रात तो ठीक होगी नहीं। अगर ये व्यवस्था नीतीश कुमार को 2005 में इसका 50% भी मिला रहता, तो 10 साल, 5 साल में हो गया रहता। जहाँ माइनस में शुरू किए, इश्यू भी है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पोर्ट नहीं है, ये सब भी इश्यू है। लेकिन मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे रिलेटेड इंडस्ट्री आने के लिए स्कोप है। मुझे लगता है एक जो और स्कोप है अगले 5 साल में, आपने देखा कि अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाया बांग्लादेश पर, टेक्सटाइल। बिहार के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डिमांड भी है। आप जब कोविड के टाइम में आपको याद होगा, बेतिया में कुछ लोग आकर के वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने पर्सनल इंटरवेंशन के साथ जो बाहर में हमारे जो काम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उन लोगों ने काम शुरू किया। अब आप जा करके देखिए मुजफ्फरपुर में, आप जा करके देखिए यहाँ जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, बिहटा में, यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है धीरे-धीरे वहाँ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आना शुरू हुआ। ये मोमेंटम पकड़ना शुरू हो गया। अब जो है लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं रिजल्ट, अभी जो चुनाव हो।
मतलब चुनाव के बाद इंडस्ट्री जो आप कह रहे थे कि घूम फिर के वहाँ पे आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है, वो ठीक-ठाक संख्या में यहाँ पे पलायन का जो मुद्दा पुराना रहा है, उसको खत्म करने के लिए कुछ काम हो जाएगा, बड़ा काम। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। देखिए पलायन 2 पार्ट है, कोई बड़ा नौकरी के लिए जाता है, कोई मैनेजमेंट का है, ये तो दुनिया भर में लोग अमेरिका जाता है, सिंगापुर जाता है, कहीं जाता है। वो तो एक अलग टैलेंट की बात है। लेकिन बेसिक 5,000, 10,000, 20,000 के लिए लोग को बाहर नहीं जाना। वो चीज़ क्रिएट होना, वो माइग्रेशन नहीं। और मुझे लगता है कि जो सरकार का प्लान है, जैसे काम चल रहा है, अगले 5 साल में सबसे बड़ा टर्न अराउंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ही आएगा और आप देखिएगा कि अगले 5 साल में इतने 10,000, 20,000 के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना। जी, चुनाव के बाद बहुत हुई, अब थोड़ा-सा हम इस बातचीत को थोड़ा आपकी पार्टी की ओर लाते हैं क्योंकि आप पार्टी की कमान सँभाल रहे हैं। पार्टी ने आपको 1 साल पहले लगभग बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। क्या ब्लूप्रिंट होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में? क्योंकि वो तो अध्यक्ष थे, खुद ही बने थे, दिसंबर में बने थे वापस और फिर आपको जून में बनाया, मतलब लगभग 6 महीने के बाद। कुछ तो ब्लूप्रिंट होगा और आपने उस पे काम किया होगा। देखिए हम लोग का पार्टी जैसे हम लोग झारखंड में चुनाव लड़े, 1 सीट हम लोग जीते। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बेस पार्टी का रहा है, कुछ लोग चले गए, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा पॉलिटिक्स का एक तरीका भी है, वहाँ एक आधार है। दिल्ली में भी हम लोग लड़े, दिल्ली में लोग चुनाव हार गए लेकिन पार्टी का एक आधार है। तो यूपी में पार्टी का एक आधार है, ये तो पार्टी का बिहार के बाहर है। अभी 4 बाय इलेक्शन हम लोगों का बिहार में और चारों सीट हम लोग जीते, जिसमें 3 सीट हमारे पास नहीं। अभी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है जो बिहार में जो अगला चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी और उस पर हम लोग की पार्टी 1 साल से काम कर रही है और मुझे लगता है कि पार्टी संगठन बूथ स्तर तक अपना प्रेजेंस है। आपने लोकसभा चुनाव भी देखा, हम लोग 16 सीट लड़े और 12 पार्लियामेंट का सीट जीते। 1-2 सीट और हम लोगों को नहीं लूज़ करना चाहिए था, पूर्णिया नहीं लूज़ करना चाहिए, लूज़ करने वाला सीट नहीं था। हम लोग कभी नहीं सोचे पूर्णिया सीट हार जाएँगे। तो 1-2 सीट का अपना लोकल डायनामिक्स हुआ होगा, लेकिन पार्टी संगठन मौजूद है इतने बड़े उसमें। मुझे लगता है अगला विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पूरी तरह से हम लोग उस पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव। तो मतलब अगर हम देखें उस हिसाब से तो क्या जो विधानसभा चुनाव में जो सीट बँटवारा होगा उसकी डील में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्वॉल्व होंगे या आप चीज़ों को समझ चुके हैं सब कैसे करना है पार्टी में और क्या परिस्थितियाँ बनेगी, उस हिसाब से आप इसको देखेंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही देखेंगे? देखिए ये पार्टी नीतीश कुमार जी की बनाई हुई पार्टी, उन्होंने खून पसीना से इस पार्टी को खड़ा किया है और वही इस पार्टी के हम सब के सर्वमान्य नेता है और जो कुछ भी होता है उनसे बात करके ही कोई निर्णय होता है। लेकिन ये पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है, ये ध्यान रखिए। यहाँ सब लोगों को अलाउ करते हैं काम करने। यहाँ ये नहीं है, ऊपर से 10 सीट रिजर्व है परिवार का, उसके बाद किसी के लिए मौका है। आप काम करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी किसी को कहीं मौका दे देते हैं, बैठा देते हैं काम करने। ये सबसे बड़ी बात इस पार्टी की है। रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी में शायद हम लोग अकेले पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जहाँ कोई आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यहाँ कोई रिजर्व नहीं है कि परिवार के 5-6 लोग 10 लोग हैं, वो रिजर्व हुआ उसके बाद ही आपका नंबर आया। ये सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार की, इस पार्टी का। इसलिए जो भी निर्णय होगा, उनके साथ बात करके ही उन्हीं से बात करके कोई निर्णय होता है और फिर पार्टी में एक सामूहिक से से ही निर्णय होता है और सबका फीडबैक लेता है, सबका ओपिनियन लेता है और उसके बाद ही क्या सीट होगा, नहीं होगा, क्या लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वो सबके सामूहिक विचार से ही फाइनल। जब मुख्यमंत्री जी पे आए हैं तो मुख्यमंत्री की तबीयत को लेके बार-बार सवाल उठता है कि भाई उनकी तबीयत खराब है और देखिए पोस्टर को आप देखेंगे जिस तरह से पोस्टरबाजी सब जगह हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री की तबीयत को लेके, मैं एक मुख्यमंत्री बात के व्यवहार को लेके बात कर जाऊँगा कि मैं इसलिए कि ये बहुत ही हल्की और मुझे लगता है कि और नहीं बिलो द बेल्ट बात कर। हम सब लोग एक समाज, एक परिवार में,
राजनीति कीजिए और राजनीति में आप पॉलिसी पर, मुद्दा पर, जो सरकार के काम पर आप बात करते हैं, हमको कोई इसमें सफाई देने की ज़रूरत है नहीं है। 20 साल के बाद भी जितना मेहनत वो करते हैं, शायद कोई नए लोगों को भी सीखने के लिए चाहिए कि 20 साल के बाद भी अपने प्रदेश के लिए, जिस जनता ने वोट दिया उसके लिए, इस ठंड में जो प्रगति यात्रा में वो निकले, पूरे बिहार में, जिस तरह से मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो वो हर एक अल्टरनेट डे तो ज़रूर वो कोई न कोई चीज़ को रिव्यू करने बाहर जाता है। शायद इतना मूवमेंट तो कोई नहीं करता है जितना उनका मूवमेंट रहता है। इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब फिर मुख्यमंत्री के चेहरा को लेके भाजपा की ओर से स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? मतलब ठीक है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा वही होंगे, इस तरह की बात क्यों नहीं आ रही? इसमें बार-बार हम लोग क्या बोलें? इससे स्पष्ट चेहरा का मतलब क्या होता है? उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इससे स्पष्ट और क्या होता है? वही लीडर है इस अलायंस के, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो उसके बाद और क्या बोला जाता है? वही है। नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बार-बार कि अगर चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे और उसके बाद बदल देगा चेहरा। विपक्ष अपना चिंता करे। हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे अलायंस को लेकर, हमारे पार्टी को लेकर के ज़्यादा चिंता हो रहा है। वो नीतीश कुमार जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता इस एनडीए के हैं बिहार में। वही चेहरा है इस अलायंस के। 43 सीट भी था 2020 में। मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया बीजेपी को कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। बोला उन्होंने प्रधानमंत्री जी 2020 में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, आप ही मुख्यमंत्री। हम लोग को बहुत इस सब पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 5 साल रहे ना। तो एनडीए में उत्तराधिकारी की तो बात होगी ना भाई। राज एक मुख्यमंत्री हैं, उनका उनकी उम्र हो रही है, अब चुनाव 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल मान लीजिए और भी आ रहे हैं, इस बार तो रहेंगे। कोई उत्तराधिकारी एनडीए के अंदर से उत्तराधिकारी तय होगा या भाजपा जीवन भर ऐसा नहीं होगा कि वहीं छोड़ देगी? अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। भाई ये तो कोई पारिवारिक पार्टी वाला है नहीं अलायंस। पारिवारिक पार्टी में उत्तराधिकारी तय होता है। ये राजा महाराजा का सिस्टम है क्या? डेमोक्रेसी है, जनता तय करती है। ये सब उन लोगों से पूछिए जिनके यहाँ परिवार के लोग ही नेता बनते हैं जनरेशन से। वो बताएंगे उनके यहाँ तय, हमारे यहाँ कुछ तय नहीं होता। जनता जिसको तय करती है वही उत्तराधिकारी होता है। हम लोग के अलायंस में भी या हम लोग के पार्टी में। तो जो निशांत के आने की बात हो रही है बार-बार कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लाएँगे। हम लोग बहुत नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी तक उनकी विचारधारा अलग रही है कि वो परिवार को लेके उतना आगे नहीं बढ़े हैं। उनके परिवार से भी कोई ऐसा नहीं है कि फ्रंट पे आ रहा है। तो अभी निशांत को लेके बार-बार जो बात उठती है उसमें क्या आपको क्या लगता है कि मतलब संभावना है, लग रहा है कि हाँ, आज नहीं कल तो आएँगे, उनका अपना अलग वजूद है, क्या है मतलब? मैं एक चीज बता देता हूँ, इस पार्टी के नेता नीतीश कुमार है, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है और अगला चुनाव उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या परिस्थिति होगी, क्या होगा, वो हमारे नेता तय करेंगे। इतना ही आज के डेट में इतनी ही बात है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जो हम लोग सवाल कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ सवाल रैपिड टाइप का सवाल है जो वस्तुनिष्ठ है, जिसका सीधा-सीधा जवाब इनसे हम चाहेंगे, वो सवाल मेरे पास हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बिहार की एनडीए सरकार के वापस लौटने की 5 वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह है कि पुराना 20 साल के कामकाज का ट्रैक रिकॉर्ड, अभी डबल इंजन होना, केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार, और उसका जो काम आप देख रहे हैं जो जमीन पर है। जो दूसरा चीज मुझे लगता है सबसे बड़ा, लोगों को विश्वास है कि अगले 5 साल में बिहार में इन्वेस्टमेंट में, उद्योग में मेजर काम होने वाला है। कोई नहीं चाहता है कि वो काम रुके, तो ऐसे लोग फिर आ जाएं। जो इन्वेस्टर आने वाला भी है वो पहले से ही भाग जाए। दूसरा चीज। तीसरा चीज, युवा, जो यूथ है हमारा, उसका ट्रस्ट इस एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी पर, इतना मैं कह सकता हूँ। और उसके खास करके जो टारगेट उन्होंने लिया जॉब देने का, जॉब दिया भी।
पिछले समय में रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे टीचर की इतनी बड़ी बहाली कराई। उनको पता है कि आगे आने वाले समय में यही सरकार केंद्र के सहयोग से आने वाले समय में जॉब का काम होगा। तीसरा जो मुझे लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत काम हुआ है, लेकिन अन्य, क्योंकि जब भी उसका इफ़ेक्ट बड़ा मेजर होता है, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ़ेक्ट जो है, जहाँ भी रोड, अभी जो 5-7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उस पर जो काम होना है, लोगों को विश्वास है कि सरकार रहेगी, तो ज़मीन पर काम टाइमली उतरेगा। तो लार्जली मैं 5 वजह तो अब बताइए ना, एक अभी मैं देख रहा था, कल मुख्यमंत्री जी ने बटन दबा करके 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इतना डिलीवरी करके दिखाया ना, ₹1100 उनके अकाउंट में। मुझे अपने क्षेत्र से कितने लोग फ़ोन कर रहे हैं, ये बेटा वाला फ़र्ज़ निभाया। हम यहाँ बैठकर नहीं सोच सकते हैं। गाँव में लोगों को, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे पॉकेट में पैसा होगा तभी पोता आकर बगल में बैठ होता है सब लोगों का, हमारा वो रिस्पेक्ट रहता है। तो ये सारा चीज़ जो जो क इसमें 5 नहीं, एक ही वजह है, ट्रस्ट पूरे बिहार के जनता को नीतीश कुमार और एनडीए सरकार, वही वजह है, और किसी पे ट्रस्ट नहीं। पता है कि यही डिलीवरी कर। अब विपक्ष की भी बात करें, महागठबंधन के आने की कितनी प्रतिशत संभावना आपको नज़र आ रही है? मुझे तो शून्य लग रहा है, कोई संभावना नहीं है कि लोगों ने उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। आज जो मैं देखता हूँ, कांग्रेस के नेता लोग भी आकर के बोलने लगते हैं, बताना चाहिए, अगर पलायन हुआ, बिहार में लोग भाग गए, जो परिस्थिति हुई, उसमें अकेला आरजेडी नहीं था, कांग्रेस भी साथ था उसमें, और मौका मिला केंद्र में, क्या बिहार का मदद किया? आके बता कौन नेता आता है? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई संभावना महागठबंधन की है, और टाइम एंड अगेन बिहार की जनता अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। ये बात हम बता। तो मतलब सीटें जैसे एनडीए के पास कितनी सीटें आएँगी, महागठबंधन के पास कितनी सीटें आएँगी और बाकी जो प्रशांत किशोर हैं या और भी लोग उतर रहे हैं, उनका क्या लग रहा है? क्या मुझे लगता है कि हम लोग 2010 से बेहतर रिजल्ट करेंगे, जो मैं मूड देख रहा हूँ ग्राउंड पर लोगों का, और मुझे लगता है कहीं कोई समस्या, अब फिगर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कहीं कोई समस्या है इसमें, और बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव। बस 4 सवाल है हमारे कि प्रशांत किशोर का क्या भविष्य देखते हैं आप? नहीं, अभी तो इस चुनाव में मैं तो बहुत भविष्य नहीं देखता हूँ, भविष्य में तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या किसकी परिस्थिति होगी, लेकिन इस चुनाव में एनडीए बड़े मार्जिन से चुनाव। तेजस्वी यादव का क्या भविष्य देखते हैं आप? नहीं, मैं कोई भविष्य फिलहाल, पॉलिटिक्स में आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं किसका कब क्या भविष्य होगा। लेकिन मुझे जो जो लगता है कि फिलहाल इस चुनाव में तो मैं बहुत भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ। कन्हैया बार-बार बिहार आ रहे हैं, बिहार से लौट जा रहे हैं, कन्हैया का क्या भविष्य आपको नज़र आ अब रहा है? उनका कांग्रेस ही जब उनका नहीं कुछ कर रहा है, तो उनका क्या भविष्य होगा? जिस पार्टी में वो गए, वही देख रहा हूँ उनका कोई रिस्पेक्ट इज़्ज़त नहीं कर रहा है। वो तो युवा नेता है, लेकिन उनको तो वहीं पर देखता हूँ कोई सम्मान नहीं दे रहा है। इसलिए फिलहाल तो इस चुनाव में एनडीए का ही भविष्य है। हम लोग जो जितनी बात कर रहे थे उसमें बस एक अंतिम सवाल आपसे जो आपसे जुड़ा हुआ सीधे-सीधे कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो एनडीए सरकार है उसका जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें आप एक चेहरा होंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्या उस पिछली बार भी बात लगा था कि उठी है, हो के रह गई। तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब कब कुछ उम्मीद हम लोग बाँध के रखें? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर दी है। ये कम प्रतिष्ठा का बात, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि इस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का इतना बड़ा विश्वास किया। ये किसी भी पोस्ट से कम नहीं। उन्होंने इतना बड़ा विश्वास किया है, और वही हम लोगों को इस बार के चुनाव में काम करके दिखाना है। ये यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ जो हमारी लंबी बातचीत हुई उसमें जदयू की पूरी नीति जो है क्या होने वाला है, बिहार सरकार कैसे करने वाली है, जनता दल यूनाइटेड की क्या प्लानिंग है और बाकी राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या होने वाली हैं, इन चीज़ों पर हमने संजय झा जी से पूरी बातचीत की, लंबी बातचीत की और इसमें जो बात सबसे बड़ी नज़र आ रही है कि 2025 का जो चुनाव है वो बिहार में बदलाव किस तरह का लाएगा जो जो बदलाव लाने वाला है वो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि इंडस्ट्रीज को लेके फोकस्ड हो गई है सरकार
और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को लाना है। तो इस समय सबसे बड़ी बात अगर पलायन की है या जो चुनाव को लेकर जितने मुद्दे आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात रोज़गार, शिक्षा से जुड़ी हुई थी और अगर इंडस्ट्रीज़ का आना होता है, तो रोज़गार का एक मुद्दा छिन जाएगा। छिना तो कुछ और भी है, लेकिन ये जो मुद्दा है, वो बहुत मायने रखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।